Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की क्लास में आप लोगों को फिर से कराने वाली हूँ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। आप लोगों के DSSB एग्जाम के लिए, TGT PGT एग्जाम के लिए, आप लोगों के HSC TGT एग्जाम के लिए एंड UGC नेट एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे स्टूडेंट एंड क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो आखिर क्यों है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे स्टूडेंट। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूं मैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। आप लोग मुझे स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। सो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, द ग्लोबल ग्रोथ रेट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इज। आपको बताना है कि जो आप लोगों की टेक्निकल टेक्सटाइल होती है, यानी कि जो तकनीकी वस्त्र होते हैं आप लोगों के स्टूडेंट, तकनीकी वस्त्र समझ रहे हो, जो आपका टेक्निकल पर्पस से जो टेक्सटाइल यूज की जाती है, जो कपड़े यूज किए जाते हैं, उनकी वैश्विक विकास दर कितनी है, यानी कि ग्लोबल उनका ग्रोथ रेट कितना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट एक नंबर याद करने वाला क्वेश्चन है। सो इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन आज डाला है, द ग्लोबल ग्रोथ रेट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इज। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1। एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो आप लोगों का ये 4% है, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। द ग्लोबल ग्रोथ रेट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इज 4%। ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चन में जस्ट हमें नंबर याद करने होते हैं एंड नंबर याद करके स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए मैं बहुत लेकर आई हूँ। इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंडिया अकाउंट्स फॉर एन अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन ऑफ। तकनीकी वस्त्रों में जो भारत है, लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन उससे होता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। इन टेक्निकल टेक्सटाइल इंडिया अकाउंट्स फॉर एन अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन ऑफ। तकनीकी वस्त्रों में भारत का लगभग जो उत्पादन होता है वो कितना उत्पादन होता है, ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5%। ये ध्यान रखिएगा, जो तकनीकी वस्त्र हैं आप लोगों के, टेक्निकल टेक्सटाइल है, उसमें जो भारत का कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, जो भारत से उत्पादन होता है वो 5% का होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। द फाइबर यूज्ड इन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट एंड इन पैकेजिंग इंडस्ट्री इज। आपको बताना है कि भाई वो कौन सा फाइबर है जिसको यूज किया जाता है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट में एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। सो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके इको फ्रेंडली होते हैं, वो प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। ठीक है ना। एंड आपके पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। सो ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, जूट एंड कॉयर आप लोगों के पास ऑप्शन में है। ये जो कॉयर है स्टूडेंट, इसको मैं आपको बता दूं कि इसका उत्पादन किससे होता है, कोकोनट से होता है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो नारियल होता है, कोकोनट होता है, उससे प्राप्त होने वाला आपका रेशा कॉयर कहलाता है। सो आपके पास ऑप्शन में है जूट एंड कॉयर, कॉटन एंड नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड पॉलियमाइड, कॉटन एंड पॉलियमाइड। सो स्टूडेंट आप लोगों का क्वेश्चन एक बार हिंदी में देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल उत्पादों और पैकिंग उद्योग में जो उपयुक्त फाइबर है वो कौन सा होता है स्टूडेंट, जूट एंड कॉयर जो होता है स्टूडेंट, ये आप लोगों का यूज किया जाता है बायोडिग्रेडेबल आपके प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। क्योंकि कॉटन के साथ में यहाँ नायलॉन है, ये तो आप लोगों का स्टूडेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा क्योंकि ये तो आपका नेचुरल है ही नहीं। सो ये आंसर नहीं होगा। ये भी नेचुरल नहीं है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। एंड ये नेचुरल है पर ये नहीं है, सो ये भी आंसर नहीं होगा। दोनों नेचुरल चीज़ें कहाँ पे दे रखी हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं हमें, जूट एंड कॉयर, दोनों आपके नेचुरल फाइबर हैं, दोनों आपके प्लांट फाइबर है। सो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, हाउ मैनी थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ ब्लाइंड स्टिच। स्टूडेंट जो ब्लाइंड स्टिच होती है उसको बनाने के लिए कितने धागों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए जानने के लिए क्या हो जाती है कि आखिर ये ब्लाइंड स्टिच होती क्या है। तो स्टूडेंट जो ब्लाइंड स्टिच होती है वो एक ऐसा टांका होता है जब आपको दो कपड़ों के अलग अलग पीसेस को जोड़ना होता है
है तब आप ब्लाइंड स्टिच का इस्तेमाल करते हो और इतने अच्छे से ये स्टिच आपकी उन दोनों कपड़ों को जोड़ देती है कि धागा तक विजिबल नहीं होता है। ठीक है ना, जो ब्लाइंड स्टिच होती है स्टूडेंट, वो कपड़ों को इतने अच्छे से जोड़ देती है स्टूडेंट कि धागा भी विजिबल नहीं होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्टिच कहते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी थ्रेड आर यूज फॉर मेकिंग ऑफ ब्लाइंड स्टिच। सो आपके क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक धागे की जरूरत होती है आपको ब्लाइंड स्टिच के थ्रू कपड़े को जोड़ने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेडिंग इन गारमेंट इंडस्ट्री। आपका जो गारमेंट इंडस्ट्री है या वस्त्र उद्योग है, उसमें श्रेणीकरण से क्या तात्पर्य होता है। जो आपका वस्त्र उद्योग होता है स्टूडेंट, उसमें श्रेणीकरण से क्या तात्पर्य होता है। व्हाट इज मीन बाय ग्रेडिंग इन गारमेंट इंडस्ट्री। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। टू क्लासिफाई द गारमेंट बेस्ड ऑन क्वालिटी, यानी कि जो आपका स्टूडेंट जो गुणवत्ता के आधार पर आप अपने वस्त्रों का वर्गीकरण करते हैं। टू क्लासिफाई द गारमेंट बेस्ड ऑन साइजेस, यानी कि आकार के आधार पर आप परिधानों का वर्गीकरण करते हैं। टू मेक पैटर्न ऑफ वेरियस साइजेस, विभिन्न आकारों के पैटर्न बनाने के लिए करते हैं स्टूडेंट। एंड टू मेक पैटर्न ऑफ वेरियस डिजाइन, विभिन्न डिजाइनों के पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट व्हाट इज मीन बाय ग्रेडिंग इन गारमेंट। सो गारमेंट में स्टूडेंट ग्रेडिंग का मतलब क्या है। जब हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं टू क्लासिफाई द गारमेंट्स बेस्ड ऑन क्वालिटी, हम क्वालिटी के आधार पे बात करते हैं जब अपने गारमेंट की। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये वर्ड यूज़ करते हैं आप लोगों का कौन सा वाला, ग्रेडिंग वाला। यानी कि ग्रेडिंग आप कपड़ों की किस आधार पे करते हो, उसकी क्वालिटी के आधार पे करते हो। जो उसकी क्वालिटी होती है स्टूडेंट, उसी के आधार पे उसकी क्या की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है। सो यही आपका यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, जो आप लोगों का ये फर्स्ट वाला आंसर है स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। गुणवत्ता के आधार पर वस्त्रों का वर्गीकरण करना, यही आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, ग्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट हैज बीन मीन्ड बाय सीम पकड़। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो आपका सीम पकड़ होता है उसका मतलब होता क्या है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। जो सीम पकड़ होता है स्टूडेंट, यानी कि सीम पुकर या पकड़ कुछ भी कह सकते हो आप, इसका क्या मतलब होता है। सो ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। द होल इन सीम, यानी कि जो आपका सीम में छेद होता है, सिलाई में छेद होता है। क्रीजिंग ऑफ फैब्रिक्स अलोंग द सीम्स, यानी कि सिलाई के साथ साथ जो कपड़ों में सिकुड़न आती है स्टूडेंट। एंड टाइप्स ऑफ सीम, यानी कि आपका सिलाई का प्रकार। एंड लेंथ ऑफ सीम स्टूडेंट, यानी कि आपका जो आपकी सिलाई है उसकी लंबाई। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रीजिंग ऑफ फैब्रिक अलोंग द सीम। स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, जो सिलाई के साथ साथ जो कपड़ों में स्टूडेंट क्या आती है, सलवटें आती है ना। जब हम क्या करते हैं, जो हमारी सिलाई होती है, ठीक है ना। सो आपकी जो सिलाई होती है स्टूडेंट, जब सिलाई को क्या किया जाता है, या तो हम कपड़े को सिल रहे होते हैं। सो सिलाई के साथ साथ जो कपड़े में गैदर्स आती चली जाती है ना, चुन्नटें आती चली जाती हैं। या फिर जब हम कपड़े को धुल देते हैं, धुलने के बाद जो कपड़े की सिलाई में जो गैदर्स आती चली जाती हैं, चुन्नटें आती चली जाती हैं, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टूडेंट, वो वर्ड होता है हमारा सीम पकड़। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसको सीम पकड़ या पुकर के नाम से जाना जाता है। जो आप लोगों की गैदर्स आ जाती हैं आपकी सिलाई में, यानी कि सिलाई में जो सलवटें आ जाती हैं, जो आपकी सिकुड़न आ जाती है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लो एक बार। क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंचेस ऑफ थ्रेड आर रिक्वायर्ड फॉर ईच इंच ऑफ लॉक स्टिच। क्वेश्चन कहता है कि लॉक सिलाई के प्रत्येक इंच के लिए कितने इंच धागे की आवश्यकता होती है। जो लॉक सिलाई है स्टूडेंट, उसके प्रत्येक इंच के लिए आपको कितने इंच धागे की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये लॉक सिलाई होती है स्टूडेंट, ये कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। आपका जो कपड़ा है स्टूडेंट, ये इस तरीके का दिखता है, यानी कि ये लॉक कर देती है दोनों आपके धागों को। ठीक है, इस तरीके से बनाई जाती है स्टूडेंट। यहाँ पे मान लीजिए आपका ये कपड़ा है, ये आपके दोनों धागे हैं, लॉक कर देता है। एंड स्टूडेंट इसको क्लास 300 के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इस वाली स्टिच को हम क्लास 300 स्टिच के नाम से भी जानते हैं। और स्टूडेंट ये एक ऐसा टाँका होता है, जो लॉक स्टिच होती है, एक ऐसी स्टिच होती है जिसको हम किसके द्वारा बनाते हैं स्टूडेंट, इसको आप सिलाई मशीन के थ्रू लगाते हो। ठीक है ना,
ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका टाका है स्टूडेंट, या जो ये स्टिच है, सिलाई मशीन के थ्रू लगती है, और इसको स्टूडेंट बनाने के लिए हमें एक सुई की आवश्यकता होती है। ये ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ क्या चाहिए होती है, एक सुई चाहिए होती है। सो यहाँ पे जो आपकी लॉक स्टिच है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दी है कि आपकी जो ये लॉक स्टिच है एक सुई से होती है, इस तरीके का पैटर्न बनाती है, क्लास 300 के नाम से स्टूडेंट हम इसको जानते हैं, एंड सिलाई मशीन के द्वारा स्टूडेंट ये बनाई जाती है। क्वेश्चन का आंसर जाएगा 2.5 इंचेस। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, 2.5 इंचेस आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि लॉक सिलाई के प्रत्येक इंच के लिए कितने इंच धागे की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, 2.5 इंचेस धागे की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाट हैज़ बीन मीन्ड बाय मार्कर इन गारमेंट इंडस्ट्री। जो गारमेंट इंडस्ट्री होती है स्टूडेंट, वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है मार्कर। मार्कर का मतलब क्या होता है, वन काइंड ऑफ पेन, यानी कि एक पेन नहीं होता जब हम कहते हैं परमानेंट मार्कर या इस तरीके का जो मार्कर है उसके लिए यूज़ किया जाता है। वन काइंड ऑफ लेबल, या किसी लेबल के लिए किया जाता है। द पेपर फॉर ड्रॉइंग द पिक्चर ऑफ पैटर्न के लिए किया जाता है। कलर्ड स्टिकर फॉर मेकिंग गारमेंट के लिए किया जाता है। सो एक बार हिंदी में देख लीजिएगा, क्वेश्चन है वस्त्र उद्योग में जो मार्कर का अर्थ है वो क्या होता है, एक प्रकार की कलम, एक प्रकार का लेबल, पैटर्न के चित्र बनाने के लिए कागज, और कपड़ों पर निशान लगाने के लिए रंगीन स्टिकर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, जो पैटर्न के चित्र बनाने के लिए स्टूडेंट एक कागज होता है, यानी कि एक ऐसा कागज जिसपे आपने ऑलरेडी क्या किया होता है, पैटर्न ड्रॉ कर लिए होते हैं। अब आप उसको दूसरे कपड़े पर रखकर या कागज पे रखकर उसको सेम साइज में क्या करते हैं स्टूडेंट, कट आउट करते हैं, ठीक है ना। सो पैटर्न के चित्र होते हैं, उनको बनाने के लिए जो एक कागज होता है स्टूडेंट, द पेपर फॉर ड्रॉइंग द पिक्चर्स ऑफ पैटर्न। एक पेपर है, ड्राइंग बनी हुई है, ठीक है, आप उसको यूज करेंगे किसी और पेपर को कट करने के लिए एक सैंपल के तौर पे, वही आपका मार्कर कहलाता है आपकी गारमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ इज द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर। आपको बताना है जो पॉलिएस्टर फाइबर होता है उसकी क्रॉस सेक्शनल जब हम आकार को देखते हैं वो कैसा दिखता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम क्रॉस सेक्शनल व्यू या फिर लॉन्गिट्यूडनल व्यू की बात करते हैं ना, किसी भी रेशे के हम क्रॉस सेक्शनल व्यू या फिर लॉन्गिट्यूडनल व्यू की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके सूक्ष्मदर्शी परीक्षण की बात कर रहे हैं, यानी कि उसके माइक्रोस्कोपिक टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी आप टेक्सटाइल फाइबर को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो उसके दो तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक होता है आप लोगों का स्टूडेंट जो कि क्रॉस सेक्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या है स्टूडेंट, जब आप उसको चौड़ाई में देखते हो, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जब आप उसे लंबाई में देखते हो। तो एक होती है लंबाई वाली संरचना, एक होती है चौड़ाई वाली संरचना। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है स्टूडेंट, क्रॉस सेक्शनल व्यू की चल रही है, यानी कि आप पॉलिएस्टर के फाइबर को जब सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो वो चौड़ाई में आपको कैसा दिखता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट कि वो आपका किसी भी शेप का हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, उसकी शेप कोई फिक्स नहीं होती है, ना तो वो राउंड होगा, ना वो रेक्टेंगुलर होगा, ना ही वो ट्राइंगुलर होगा। उसकी शेप आपकी कोई अनदर शेप होती है, पर इनमें से कोई शेप नहीं होती है। सो आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, हाउ इज द क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ ए नायलॉन फाइबर। अगर आप नायलॉन फाइबर को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा। एंड अगेन क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है कि क्रॉस सेक्शनल व्यू ही यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, नायलॉन फाइबर का क्रॉस सेक्शनल व्यू जो है वो पूछा गया है। तो जब हम नायलॉन फाइबर के क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वो आपको कैसा दिखता है, वो आपको दिखता है स्टूडेंट थोड़ा सा अंडाकार, यानी कि इस तरीके का स्टूडेंट वो आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आपका गोल तो वो होगा नहीं, आयताकार भी नहीं होगा, त्रिकोणीय भी नहीं होगा। सो किसी भी रूप में वो हो सकता है, ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर बनेगा, क्योंकि वो गोल नहीं होता। वो कैसा होता है स्टूडेंट, वो अंडाकार होता है। इस तरीके का आपका नायलॉन देखने में लगता है जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आप लोगों का डी बन जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय माइक्रोनेयर। आपके सामने क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोनेयर। आपके सामने ऑप्शन है, फाइनेस ऑफ यार्न,
फाइनेस ऑफ फैब्रिक, फाइनेस ऑफ फाइबर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर फैब्रिक। एक बार हम क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। माइक्रोनेयर से हम क्या समझते हैं? सूत की महीनता, कपड़े की सुंदरता, फाइबर की महीनता या कपड़े का निर्माण। सो स्टूडेंट, अगर हम माइक्रोनेयर की बात करते हैं, सो आखिर ये माइक्रोनेयर है क्या? ये आप लोगों को कुछ नया टर्म यहाँ पर लग रहा होगा स्टूडेंट। जब आप माइक्रोनेयर की बात करेंगे, सो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? जो एक आपके फाइननेस ऑफ फाइबर होती है, यानी कि जो आपका फाइबर है ना स्टूडेंट, जो आपका टेक्सटाइल में क्या होता है, जो रेशा होता है, रेशे की जो बारीकी होती है, उसके लिए हम माइक्रोनेयर ये वर्ड यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, टेक्सटाइल में स्टूडेंट जो आपका ये माइक्रोनेयर वर्ड यूज किया जाता है, ये धागे की बारीकी के लिए किया जाता है। धागा नहीं, सॉरी, रेशे की बारीकी के लिए किया जाता है, यानी कि जो फाइबर है उसकी फाइननेस के लिए किया जाता है। रेशा तो आपका क्या है? फाइबर है, एंड धागा क्या है? आपका यान है। सो यहाँ पे फाइबर की फाइननेस के लिए, यानी कि रेशे की बारीकी के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? माइक्रोनेयर वर्ड का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट चेंज अकर्स आफ्टर ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक। अगर आपने कपड़े के क्या कर दी है? ब्लीचिंग कर दी है। सो ब्लीचिंग करने के बाद स्टूडेंट कपड़े में आपको क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपने कपड़े में ब्लीचिंग कर दी है स्टूडेंट, तो ब्लीचिंग के बाद आपको कपड़े में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, या किस चीज़ में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है? तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम कपड़े में ब्लीचिंग कर देते हैं स्टूडेंट, तो हमें कपड़े के रंग में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि जो कपड़े के अंदर एक पीलापन होता है, पीलेपन को वो क्या करता है? समाप्त करता है और एक सफ़ेदी लेकर आता है। जब हम कपड़े में क्या करते हैं? ब्लीचिंग करते हैं, सो स्टूडेंट एक पीलापन समाप्त होता है एंड एक सफ़ेदी आती है। दैट्स वाई जो ब्लीचिंग होती है स्टूडेंट, उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? कपड़े के रंग पे पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट इज मीन्ड बाय एंड इंचेस। अब देखो, मैंने आप लोगों को एक बार एक क्लास पढ़ाई थी, वहां पे बताया भी था कि पिक क्या होता है और एंड क्या होता है। चलिए आज आपको यहाँ पे और शॉर्ट तरीके से समझा देती हूँ। व्हाट इज मीन्ड बाय एंड पर इंच, या एंड पर, या एंड प्रति इंच, या एंड पर इंच, कुछ भी कह सकते हो आप, कि एंड पर इंचेस या एंड पर इंच का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट, ये बुनाई से संबंधित है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये किससे कनेक्टेड है? ये वीविंग से कनेक्टेड एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। एंड जब हम बात करते हैं ना एंड पर इंच की, ठीक है, सो हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट? द नंबर ऑफ वार्प यार्न पर इंचेस। ये ध्यान रखिएगा, जब हम नंबर ऑफ वार्प यार्न पर इंचेस की बात करते हैं, यानी कि वार्प कौन सा होता है? ये है लंबाई का, ये है चौड़ाई का, ये है वार्प और ये है वेफ्ट, ठीक है ना। सो जब हम वार्प यार्न की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, द नंबर ऑफ वार्प यार्न पर इंचेस, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? इसको हम एंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर क्या बनेगा? द नंबर ऑफ वार्प यार्न पर इंचेस इज कॉल्ड एंड पर इंचेस, ठीक है ना। एंड आप लोगों का स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, पहले हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। एंड इंचेस का मतलब क्या होता है? प्रति इंच बाने सूत की संख्या, प्रति इंच ताने सूत की संख्या, ठीक है, एंड प्रति इंच ट्विस्ट की संख्या, प्रति मिनट उत्पादित कपड़ों की मात्रा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे द नंबर ऑफ वार्प यार्न पर इंचेस, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पिक्स पर इंचेस। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय पिक्स पर इंचेस। सो पिक्स पर इंचेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ वेफ्ट यार्न पर इंचेस। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रति इंच बाने सूत की संख्या जो होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पिक्स प्रति इंच के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सो जो वार्प यार्न का आपका पर इंचेस था स्टूडेंट, द नंबर ऑफ वार्प यार्न पर इंचेस, उसको हम किस नाम से जान रहे थे? एंड पर इंचेस के नाम से जान रहे थे। एंड जो पिक्स पर इंच है स्टूडेंट, उसको हम किस नाम से जानते हैं? द नंबर ऑफ वेफ्ट यार्न पर इंच के नाम से जानते हैं। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस ताने एंड बाने में कंफ्यूज रहते हैं। ताना हमेशा लंबाई का धागा होता है स्टूडेंट, यानी कि वर्टिकल वाला होता है, एंड बाना आप लोगों का स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल वाला होता है, यानी कि ये है आपका लंबाई वाला ताना एंड चौड़ाई वाला होता है स्टूडेंट आप लोगों का बाना। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, वाई इज
सिंगिंग डन इन फैब्रिक्स, जो आपका स्टूडेंट कपड़ा होता है उसमें जो सिंगिंग वाली जो आपकी ये एक तरीके से फिनिशिंग है, परिसज्जा है, ये क्यों अप्लाई की जाती है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। फॉर क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक यानी कि कपड़े की सफाई करने के लिए, फॉर थिनिंग ऑफ फैब्रिक आपका जो कपड़ा है उसको बारीक बनाने के लिए, फॉर रिमूविंग हेयरी फाइबर्स फ्रॉम फैब्रिक, जो कपड़े की स्टूडेंट ऊपर की तरफ छोटे छोटे बालों जैसे आपके रेशे निकल जाते हैं ना, उसकी सफाई करने के लिए, फॉर सेटिंग ऑफ डायमेंशन इन फैब्रिक, और जो कपड़े के आयाम होते हैं उनको सेट करने के लिए। तो एक बार क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो क्वेश्चन है स्टूडेंट उसका सही आंसर जाएगा कि जो कपड़ों में क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कपड़े के ऊपर वाली जो परत होती है ना, जब उस पर छोटे 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 रेशे निकल जाते हैं जो कि बारीक बारीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और बालों जैसे होते हैं, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो सीगिंग या सिंगिंग के नाम से जानी जाती है स्टूडेंट आपके इस टेक्सटाइल के प्रोसेस में। और ये एक तरीके की परिसज्जा होती है जो कि कपड़ों पर हम करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई इज द ड्रेप टेस्ट ऑफ फैब्रिक डन, जो कपड़ा है स्टूडेंट, कपड़े में ड्रेप टेस्ट क्यों किया जाता है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जामिनिंग वेट ऑफ फैब्रिक्स, यानी कि आपको जो कपड़ों का वजन है उसकी जांच करनी होती है इसलिए ड्रेप टेस्ट करते हो। फॉर एग्जामिनिंग थिकनेस ऑफ फैब्रिक, आपको कपड़े की मोटाई की जांच करनी होती है इसलिए करते हो। फॉर एग्जामिनिंग हैंगिंग बिहेवियर ऑफ फैब्रिक, कपड़े में जो लटकने वाला व्यवहार है उसकी जांच करने के लिए करते हो। फॉर एग्जामिनिंग स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक, कपड़े की मजबूती को चेक करने के लिए आप ऐसा करते हो। सो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं ड्रेपिंग क्वालिटी की, सो ड्रेपिंग क्वालिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब कपड़े की ड्रेपिंग क्वालिटी की हम बात करते हैं, सो कपड़े में लटकने वाला गुण कितना है, वो कितना ड्रेपेबल है, वो कितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है, जो उसके अंदर पाई जाने वाली एक लटकनशीलता होती है ना, उसी के लिए हम ये शब्द यूज़ करते हैं ड्रेपेबिलिटी। सो ड्रेपिंग टेस्ट के द्वारा हम कपड़े के अंदर कितनी फ्लोईनेस है उसको चेक करते हैं, ठीक है ना, यानी कि बहाव कितना है, वो कितना फ्लोई है, ये हम चेक करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई इज हीट सेटिंग डन इन फैब्रिक्स, जो कपड़े होते हैं कपड़ों में हीट सेटिंग क्यों की जाती है, यानी कि ताप वाली जो प्रेस होती है वो कपड़ों पर क्यों की जाती है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। फॉर कलर फास्टनिंग ऑफ द फैब्रिक, यानी कि कपड़ों पे जो रंग है वो आसानी से चढ़ सके। फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक, जो कपड़े की जो मजबूती है वो बढ़ सके। फॉर सेटिंग ऑफ फैब्रिक डायमेंशन, जो कपड़े के आयाम है स्टूडेंट वो स्थापित हो सके। फॉर इंक्रीजिंग ऑफ सॉफ्टनेस फीलिंग इन फैब्रिक, जो कपड़ा है स्टूडेंट वो कोमलता का जो भाव है उसके अंदर उसे बढ़ाया जा सके, तो कपड़े की जो कोमलता है उसको बढ़ाया जा सके, इसके लिए हम हीट सेटिंग प्रेस करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, जो कपड़ों में स्टूडेंट्स हीट सेटिंग प्रेस की जाती है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसके जो आयाम होते हैं, उसके जो अलग अलग कोने होते हैं, जो रूप होता है उसका, जो उसकी आकृति होती है, उसमें जो चेंजेस आ गए हैं स्टूडेंट, उसको क्या करने के लिए, उसको सेट करने के लिए कि उसके सारे आयाम इक्वल हो जाएं, हम क्या करते हैं, हम हीट सेटिंग प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जो कपड़ों के आयाम की स्थापना की जाती है इसके लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, हीट सेटिंग प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कास्टिक सोडा टू बी यूज्ड फॉर मर्चराइजेशन ऑफ कॉटन फैब्रिक्स। आपको पता है कि भाई मर्चराइजेशन की एक परिसज्जा होती है जो कि ज़्यादातर कॉटन पे की जाती है, तो आपको बताना है कि सूती कपड़ों के मर्सरीकरण के लिए कितने प्रतिशत कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, 10%, 15%, 20% एंड 25%। ये आप लोगों के सामने स्टूडेंट ऑप्शन है। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है कि कॉटन के कपड़े में जो मर्चराइजेशन का प्रोसेस होता है स्टूडेंट, हम कितने परसेंट कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा कि हम 20% कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। सो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बता देती हूँ स्टूडेंट कि कपड़े पे मर्चराइजेशन क्यों किया जाता है। हम कॉटन पे, ये ध्यान रखिएगा, जो मर्चराइजेशन है वो ज़्यादातर या तो किस पे होती है, कॉटन पे या फिर लिनन पे होती है,
ठीक है ना। सो कॉटन पे या लिनन पे हम क्यों मर्चराइजेशन करते हैं? इसलिए करते हैं स्टूडेंट कि जब इन दोनों को डाई किया जाए सो डाई अच्छे से इनके ऊपर चढ़ सके, यानी कि जो कपड़े में कलर को एब्जॉर्ब करने वाली एक क्षमता है वो उसकी इनहेंस हो सके, इसलिए हम करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विच डाई अलाउज बेटर कलर फास्टनेस टू कॉटन फैब्रिक, यानी कि कौन सा रंजक सूती कपड़ों को बेहतर रंजकता प्रदान करता है। आप ऐसी कौन सी डाई होती है स्टूडेंट जिसको आप कॉटन पे चढ़ाओगे सो कलर बहुत अच्छे से चढ़ेगा? ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी डाई है जिसको आप कॉटन पे यूज करेंगे सो कलर बहुत अच्छे से परफेक्टली आता है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर बनेगा वेट डाई। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट वेट डाई। और ये एक ऐसी डाई होती है स्टूडेंट जो कि क्या होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है स्टूडेंट, ये वाटर में इनसॉल्युबल होती है, यानी कि जल जो होता है स्टूडेंट, जल में ये क्या होती है, अघुलनशील होती है। ये शब्द याद रखिएगा कि ये जल में अघुलनशील होती है। यही आपका यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, विच डाई इज नॉट यूज फॉर डाइंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स। इनमें से कौन सी वो डाई है स्टूडेंट, कौन सी वो रंगाई है जिसका उपयोग हम सूती कपड़ों के लिए नहीं करते हैं? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, रिएक्टिव डाई, सल्फर डाई, वेट डाई, डिस्पर्स डाई। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बनेगा डिस्पर्स डाई। जो आप लोगों की डिस्पर्स डाई होती है स्टूडेंट, इसका इस्तेमाल जनरली पॉलिएस्टर के कपड़े के लिए किया जाता है, कॉटन पे हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड ये भी आपकी क्या होती है स्टूडेंट, ये भी वाटर इनसॉल्युबल होती है, यानी कि ये भी जो होती है स्टूडेंट जल में क्या होती है भाई, जल में अघुलनशील होती है। ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, विच डाई इज यूज फॉर डाइंग ऑफ पॉलिएस्टर फैब्रिक्स। अभी जस्ट मैंने आपको यही बताया था, है ना, ये पॉइंट आपका मैंने क्लियर किया था। सो आपकी कौन सी वो रंगाई है स्टूडेंट, कौन सी वो डाई है जिसको ज्यादातर आप पॉलिएस्टर के कपड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, जो आप लोगों की डिस्पर्स डाई होती है, डिस्पर्स डाई का हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट पॉलिएस्टर के कपड़े को रंगने के लिए। ध्यान रखिएगा, जो पॉलिएस्टर है स्टूडेंट, डिस्पर्स डाई उसके लिए बेटर रहती है, बेस्ट रहती है। एंड ये एक वाटर इनसॉल्युबल डाई होती है, यानी कि एक ऐसी डाई है जो जल में घुलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ फैब्रिक इज प्रोड्यूस बाय जैकॉर्ड वीविंग मशीन। आप लोगों का जो जैकॉर्ड वीविंग मशीन होती है स्टूडेंट, यानी कि जो जैकॉर्ड लूम होता है, उसके द्वारा किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन किया जाता है? सो आपके सामने ऑप्शन है, प्लेन फैब्रिक का, ट्विल फैब्रिक का, जिगजैग ट्विल फैब्रिक का, या फिर फैब्रिक विद बिग डिजाइन, यानी कि बड़े डिजाइन वाले कपड़ों का, जिगजैग वाले ट्विल फैब्रिक का, ट्विल फैब्रिक का, या फिर समतल कपड़े का या प्लेन फैब्रिक का। सो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जैकॉर्ड लूम है, इसका नाम जैकॉर्ड लूम पढ़ा क्यों है? जो आपको पता है कि एक आपकी जोसेफ मेरी जैकॉर्ड, ठीक है, जोसेफ मेरी जैकॉर्ड के नेम पर इसका नाम जैकॉर्ड लूम पड़ा है, जो इसके इन्वेंटर थे। ठीक है, जैकॉर्ड बुनाई जो होती है स्टूडेंट, वो एक काफ़ी जटिल बुनाई होती है और इसके द्वारा जो बड़े बड़े डिज़ाइंस होते हैं वो बनाए जाते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका फैब्रिक विद बिग डिजाइन्स, ये आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि जो आपका जैकॉर्ड लूम होता है स्टूडेंट, इसके द्वारा जैकॉर्ड वीव की जाती है। एंड जैकॉर्ड वीव खुद में काफ़ी कॉम्प्लेक्स वीव होती है, काफ़ी जटिल बुनाई होती है, जिसके द्वारा काफ़ी जटिल यानी कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े प्रिंट बनाए जाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मोशन ऑफ ए वीविंग मशीन। जो आप लोगों की स्टूडेंट एक बुनाई की मशीन होती है, यानी कि जो लूम होता है, उसकी प्राथमिक गतियों से आप क्या समझते हैं? तो बुनाई की जो मशीन होती है स्टूडेंट, जो एक लूम होता है, उस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? तो देखो पहले मैं आपको ये बता दूं कि बुनाई की मशीन पे टोटल कितनी एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है स्टूडेंट शेडिंग, एक होती है पिकिंग, एक होती है बीटिंग, एक होती है लेटिंग ऑफ। तो ये ध्यान रखिएगा, शेडिंग,
पिकिंग, बीट अप और लेटिंग ऑफ, ये चार आपके स्टेप होते हैं स्टूडेंट, जो कि बुनाई प्रक्रिया में टोटल 4 स्टेप परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि लूम पर होते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मोशन ऑफ ए वीविंग मशीन। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, शेडिंग, पिकिंग एंड बीट अप, ये तीनों आप लोगों के आंसर में हो जाएंगे, क्योंकि होता तो लेटिंग ऑफ भी है ना, जो छोड़ना होता है स्टूडेंट उसको लेटिंग ऑफ कहते हैं। तो आपका यहाँ पे 2 दिए गए हैं, जबकि दोनों सही हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये 2 दिए गए हैं, दोनों सही हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ भी 2 हैं, दोनों सही हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये एक एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन वो दिए गए हैं जो कि आपके होते हैं, इसलिए आपका शेडिंग, पिकिंग, बीट अप एंड लास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट आप लोगों का लेटिंग ऑफ। सो इसलिए हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए निकल के आता है। तो आप लोग सोच रहे होगे मैम ये होता क्या है। सो स्टूडेंट, जब आपके लूम की बात हम करते हैं, सो लूम पे आपको पता है कि ये वाला धागा होता है, एक ये वाला धागा होता है। तो आपका जो ये बनता है ना जाल, इसको हम क्या कहते हैं, शेडिंग कहते हैं। यहाँ से आपका जो शटल जाता है स्टूडेंट, उसे पिकिंग कहते हैं। बीटअप का मतलब ये है कि जब रीड इस कपड़े को पीछे की तरफ धकेल देता है, सो इसे क्या कहते हैं, बीटअप कहते हैं। एंड उसके बाद लेटिंग ऑफ, दोबारा से इसे छोड़ के वो फिर से काम पे लग जाता है, सो उसको हम लेटिंग ऑफ कहते हैं। सो जो बुनाई प्रक्रिया में लूम पे आपका पूरा प्रोसेस चलता है, उसी के 4 प्राइमरी स्टेप होते हैं। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज कॉम्ड यार्न बेटर देन कार्डेड यार्न। आपको बताना है कि जो कंघी करा हुआ धागा होता है वो कार्डिंग करे हुए धागे से बेहतर क्यों होता है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। फॉर द रीजन दैट ऑल से इट इज बेटर, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि भाई वो बेहतर है। द क्वालिटी ऑफ यार्न इज गुड, क्योंकि उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। द प्राइस ऑफ द यार्न इज हायर, उसके रेट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि वो महंगा होता है। द प्राइस ऑफ द यार्न इज लोअर, क्योंकि उसकी कीमत काफी कम होती है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, जो कार्डेड यार्न होते हैं वो आपके जो कॉम्ड यार्न होते हैं, ठीक है ना, जो कंघी किए हुए धागे होते हैं वो कार्डेड यार्न से बेटर क्यों होते हैं स्टूडेंट, इसलिए होते हैं क्योंकि द क्वालिटी ऑफ यार्न इज गुड, उनकी जो गुणवत्ता होती है स्टूडेंट वो काफी अच्छी होती है। क्योंकि सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले तो कार्डिंग होगी ना, कार्डिंग के बाद ही तो हम कॉम्बिंग करते हैं, तो वो तो एक एडवांस स्टेप हो गया। कार्डिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, एक रोलर होते हैं, रोलर में इस तरीके के वायर निकले रहते हैं और उनके बीच में से आप अपने फाइबर को गुजारते हो। सो इस प्रोसेस के बाद आपका फाइबर एक चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इस चादर को जब बारीकी से जैसे बालों को सुलझाते हैं ना, ऐसे कंघी की जाती है, उसको हम कॉम्बिंग कहते हैं। सो कॉम्बिंग का स्टेप कार्डिंग के बाद होता है, इसका मतलब एक एडवांस वर्जन है। सो ऐसा जो धागा होगा उसकी गुणवत्ता ऑटोमेटिकली क्या होगी स्टूडेंट, अच्छी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय यार्न काउंट। स्टूडेंट, जो धागे की गणना होती है या जो यार्न काउंट होता है उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन आपके सामने है, काउंटिंग ऑफ यार्न यानी कि धागे की गणना, स्ट्रेंथ ऑफ यार्न यानी कि धागे की मजबूती, डेंसिटी ऑफ यार्न यानी कि धागे का घनत्व, एंड आपका थिकनेस ऑफ यार्न यानी कि धागे की मोटाई। सो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। जब स्टूडेंट हम यार्न काउंट की बात करते हैं, सो यार्न काउंट का सीधा सीधा जो मतलब होता है वो किससे होता है, आपके यार्न की थिकनेस से होता है। जब हम यार्न काउंट की बात करते हैं, हम थ्रेड काउंट की बात करते हैं, सो हम उसकी थिकनेस की बात करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जब हम थ्रेड काउंट की बात करते हैं स्टूडेंट, सो हम उसकी मोटाई की बात करते हैं, हम उसकी थिकनेस की बात करते हैं। एंड थ्रेड काउंट को कई बार स्टूडेंट हम इस तरीके से भी देखते हैं कि हम जब वार्प थ्रेड को अलग से काउंट करते हैं एंड वेब थ्रेड को अलग से काउंट करते हैं, और उसके बाद हम उनकी काउंटिंग निकालते हैं स्टूडेंट कि आखिर लंबाई के धागे कितने हैं, चौड़ाई के धागे कितने हैं और उनमें मोटाई कितनी आ रही है। सो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के आप लोगों के टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड रेगुलर मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ना ना भूले, होम साइंस जंक्शन। एंड आप लोगों को यहाँ पे आजकल मैंने जैसे कल एंड आज की क्लास में आप लोगों को मैंने टेक्सटाइल के क्वेश्चंस कराए हैं, आगे आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एंड कंटेंट में लेकर आती रहूंगी स्टूडेंट्स। सो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को मिलती रहे। एंड रेगुलर मेरे साथ यहाँ पर बने रहिएगा और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा स्टूडेंट एंड सिलेक्शन लेते रहिएगा। सो बाय, टेक केयर।